नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीके में। हम लोग 2024 के करंट अफेयर को घटना चक्र पुस्तक के माध्यम से कवर कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक वीडियो को देख लिया है जिसमें राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाओं पर चर्चा हम लोगों ने किया था। आज की वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को। इसमें जो आज का हमारा पहला मुद्दा है वो ये है कि वर्ष 2024 के COP29 वर्ष 2024 के COP29 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है। तो जो 2024 का COP21 का सम्मेलन था, इसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई, ये अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आपको क्या बताना है अज़रबैजान में। तो ये जो COP21 है, इसका आयोजन कब हुआ? वर्ष 2024 का COP21 का जो आयोजन है वो कब हुआ? 11 से 12 नवंबर 2024 को। डेट को भी आपको याद रखना है। इसको 11-12 नवंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ है और इसकी मेज़बानी किसने की थी? इसकी मेज़बानी की थी अज़रबैजान ने। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछे तो आपको याद रखना है। अगले मुद्दे की बात करें तो 18 से लेकर 22 नवंबर 2024 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो भारत को इसका विशेष भागीदार घोषित किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य में आयोजित हुआ क्या? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह। तो इसके लिए विशेष भागीदार के रूप में भारत को घोषित किया गया। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह का आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसका 2024 का जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको बताना है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन हुआ है। किसका? जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह है, इसका आयोजन ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ है। इसका विशेष भागीदार देश किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है भारत को, ठीक। अगले पॉइंट की बात करें, अगले मुद्दे की, तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसको याद रखना है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसका डेट अगर पूछे कब से कब आयोजित किया गया है, तो 5 से 6 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय क्या था? कौन सा सम्मेलन? जो अभी हम लोगों ने बात किया है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि मेन थीम इस सम्मेलन का क्या था? तो इस सम्मेलन का मेन थीम था एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। एशिया को सुदृढ़ करने के लिए या एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका इसका मुख्य विषय, इसका थीम था। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी कि IBC के सहयोग से इसका सम्मेलन किया गया। तो याद रखना है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? इसका सहयोग से किया गया किसके? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ से। अगले मुद्दे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? इसका 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना है, दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो प्रश्न आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का आयोजन नई दिल्ली में
3 से 6 नवंबर 2024 में किया गया। तो ये कौन सा सत्र का आयोजन था? तो ये 7वां सत्र का आयोजन था। इसको आप याद रखेंगे, प्रश्न घुमा के इस प्रकार से पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कौन सा सत्र था? 7वां सत्र था। कब किया गया? 3 से 6 नवंबर 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा है। इसका 7वां सत्र का आयोजन हुआ है। जहां हुआ है वो जगह दिल्ली है, नई दिल्ली है। जब हुआ है 3 से 6 नवंबर 2024 इसका डेट है। इसी से संबंधित एक अन्य पॉइंट है। तो इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है वो भारत को, और जो सह अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है वो फ्रांस को। दोनों को याद रखना है। तो इस सत्र में यानी कि 7वें सत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत को, और इसका सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है फ्रांस को। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो ये है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत ना हो तो याद रखना है भारत ने भी की है। तो भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो भारत के साथ स्पेन ने ये घोषणा की है। भारत और स्पेन को याद रखना है। ये घोषणा कब की गई? की गई है 28 अक्टूबर 2024 को। अगले मुद्दे की बात करें तो ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसको याद रखना है, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो बोत्सवाना। या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले कि बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ड्यूमा बोको याद रखना है दोनों को। बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको, ये इनको नियुक्त कब किया गया? ये घटना है 1 नवंबर 2024 की। अगले मुद्दे की बात करें तो लुओंग कुओंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा बोको और वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग बनाए गए हैं, और ये बनाए गए हैं 31 अक्टूबर 2024 को। 31 अक्टूबर 2024 को इनकी नियुक्ति हुई है लुओंग कुओंग की। किसके रूप में? वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो दोनों को याद रखना है इसको, और इन दोनों पॉइंट को याद रखना है कि बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको और वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओंग कुओंग। ठीक, अगले मुद्दे की बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में, याद रखना है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? ये सऊदी अरब के रियाद में ये उद्घाटन अक्टूबर 2024 में किया गया। इसको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में, यानी कि सऊदी अरब के रियाद में जो भारतीय दूतावास है उसमें एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया है? ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें अगले मुद्दे की तो नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? नेपाल का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो प्रकाश मान सिंह राउत को नया न्यायाधीश बनाया गया है। नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत को बनाया गया है। कब बनाया गया? 6 अक्टूबर 2024 की ये घटना है। अगले मुद्दे की बात करें तो जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये काली में संपन्न हुई, और काली कहाँ है? कोलंबिया में है काली। तो जो जगह जो न्यूज़ में है, जो जगह चर्चे में है, उसको इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि काली कहाँ है? काली कोलंबिया में है, आपको बताना है। ठीक है,
तो इसको भी याद रखना है, ये चीज़ भी याद रखते हुए चलेंगे कि कौन सा जगह किस देश में पड़ता है, क्योंकि वो अगर चर्चा में है तो उससे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे काली कहाँ है, कोलंबिया में। ठीक है, तो जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक हुई। 16वीं बैठक ये कहाँ संपन्न हुई? कोलंबिया के काली में। ये बैठक कब संपन्न हुई? 21 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2024 के बीच में। ठीक है, CBD COP16 यानी कि जैव विविधता पर अभिसमय का जो 16वां सम्मेलन है, तो इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति इसका थीम है, महत्वपूर्ण थीम है, इसको याद रखें। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो CBD COP16 का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? प्रकृति के साथ शांति इसका मुख्य विषय रहा है, इसका थीम रहा है। CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इस सम्मेलन में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो इस योजना का नाम है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना नामक योजना का शुभारंभ किया किसने? राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। आगे बात करते हैं, इसी से संबंधित अगला जो पॉइंट है वो ये है कि वर्ष 2026 में इस सम्मेलन हुआ है, तो इस सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2026 में, 2025 में 16वां हुआ है, तो 2026 में कौन सा होगा? 17वां होगा। तो वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का आयोजन या मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ष 2026 में आर्मेनिया द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति को अंगीकृत किया है? किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति को अंगीकृत किया? वो किया है रूस ने। अगले बिंदु की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डायरेक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अल्जीरिया देश के द्वारा। याद रखना है, अल्जीरिया देश के द्वारा। इसको महत्वपूर्ण तरीके से आप याद रखेंगे। इससे संबंधित अगला जो बिंदु है कि किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई? तो अल्जीरिया में कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा यह उपाधि उनको प्राप्त की गई? किसका? मानद डॉक्टरेट की उपाधि इनको किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई? तो सीदी अब्दुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जियर्स के द्वारा इनको ये उपाधि प्रदान की गई। सीदी अब्दुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी, एक बार और पढ़ लीजिए, सीदी अब्दुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जियर्स के द्वारा इनको ये उपाधि प्रदान की गई है। तो ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूनिवर्सिटी के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो आपको बताना है सीदी अब्दुल्लाह साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी अल्जियर्स के द्वारा। ये पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में? तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है, किस क्षेत्र में? राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करें, इससे संबंधित एक और बिंदु है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो वो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति, पहली भारतीय महिला या पुरुष दोनों मिला लें तो भी पहली भारतीय राष्ट्रपति ऐसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं जिन्होंने अल्जीरिया,
मॉरिटानिया और मालवी देश की यात्रा की है। ये यात्रा कब से कब तक रहा? 13 से लेकर के 19 अक्टूबर 2024 के बीच में। तो इस प्रश्न को एक बार और पढ़ के इसको स्पष्ट कर लीजिए। क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं? वो अल्जीरिया है, मॉरिटानिया है और मलावी है। ये यात्रा कब से कब तक हुआ? 13 से 19 अक्टूबर 2024 के बीच में। अगले न्यूज़ की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष यानी कि शासन के अध्यक्ष, इन देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है इस्लामाबाद। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इसको भी याद रखना है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका जो इनके जो सदस्य देश हैं, इन देशों के शासनाध्यक्ष की परिषद की 23वीं बैठक आयोजित हुई है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की परिषद की कौन सी बैठक आयोजित हुई है? 22, 23, 24 कौन सी? तो 23वीं बैठक आयोजित हुई है। इसको भी याद रखना है। ये बैठक 15 से 16 अक्टूबर 2024 के बीच में आयोजित की गई है। इससे संबंधित अगले पॉइंट की बात करें तो यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो ये शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, नवाज शरीफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इनकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो एस जयशंकर, ये केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इसको आप कम से कम इस बिंदु को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखेंगे कि इसमें भारत की तरफ से यानी कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो एस जयशंकर ने। एस जयशंकर क्या हैं? ये भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे सामने? इसी से संबंधित जो बिंदु है वो SCO के अध्यक्ष देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये 23वीं बैठक है। 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? 2025 में ये आयोजित की जाएगी रूस में। इसको भी याद रखना है। अगला जो बिंदु है, अगला जो न्यूज़ है वो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? ये कम से कम बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। तो मार्क रूटे इनका नाम है। 1 अक्टूबर 2024 की घटना है, याद रखना है। इनका नाम मार्क रूटे है। नाटो के नए महासचिव का पदभार या नाटो के नए महासचिव किसको नियुक्त किया गया? ठीक, नाटो का नया महासचिव किसको नियुक्त किया गया? तो मार्क रूटे को नया महासचिव नियुक्त किया गया। इसको याद रखना है। कब नियुक्त किया गया? 1 अक्टूबर 2024 को। अगले बिंदु की बात करें तो मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो नीदरलैंड के मार्क रूटे कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। तो सिर्फ इससे नहीं कि नाटो के महासचिव का पदभार किसे दिया गया? मार्क रूटे। ठीक है, तो यहाँ से नहीं बल्कि डायरेक्ट इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि मार्क रूटे कहाँ के निवासी हैं या कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? मार्क रूटे कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो मार्क रूटे नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनको याद रखना है। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की फैसला किया है। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिंद महासागर में। याद रखना है, चागोस द्वीप समूह कहाँ पर है? हिंद महासागर में स्थित है। चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया
चागोस द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया, इस द्वीप का क्या नाम है? डिएगो गार्सिया, इसका नाम भी याद रखना है। डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो संयुक्त यूएसए सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण, तो संयुक्त यूके और यूएसए और यूके के सैन्य अड्डे यहाँ पर स्थित हैं, इसके कारण डिएगो गार्सिया ये द्वीप महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि चर्चा में है तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है डिएगो गार्सिया। यहाँ पे किस किस देश के सैन्य अड्डे स्थापित हैं? तो संयुक्त यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, अमेरिका और इंग्लैंड के यहाँ पे सैन्य अड्डे स्थित हैं। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया? नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ये देश कौन सा है? बांग्लादेश। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए? तो बांग्लादेश के बिजली निर्यात के लिए भारत और नेपाल ने त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये हस्ताक्षर अक्टूबर 2024 में हो गया। समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितने मेगावाट तक बिजली का निर्यात करेगा? इस समझौते में बताया गया है कि नेपाल जो है बांग्लादेश को कितना मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? तो 40 मेगावाट तक बिजली निर्यात करेगा। कौन? नेपाल। किसको? बांग्लादेश को। इसके लिए किस देश के विद्युत ग्रिड का उपयोग किया गया है? तो भारत के विद्युत ग्रिड का उपयोग किया गया है इसके लिए, ये याद रखना है। आगे बात करें तो भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल ने बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया? तो 15 नवंबर 2024 को, इसको याद रखना है। तो भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया? 15 नवंबर 2024 को। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच संबद्ध सदस्य बना है? तो ये केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। तो कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच संबंधित सदस्य बना है? तो ये केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। तो एक बार और इसको पढ़ लीजिए ताकि चीजें स्पष्ट रहें। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच का संबंध सदस्य बना है? तो वो बना है केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन। अगले मुद्दे की बात करें तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के दो तत्व कौन कौन से हैं? तो ये दो तत्व हैं 400 बिलियन डॉलर की सुविधा, 400 बिलियन डॉलर की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। ठीक है, इसको याद रखना है। क्या है मुद्दा, क्या है? पीछे चलते हैं। ये है कि एक मिनट, इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। इरेजर हम लोगों का कहाँ गया? इरेजर यहाँ है, ठीक है। ये मिल गया इरेजर, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, अब यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको बताना है मोहम्मद मुइज्जी। इनकी भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के दो तत्व कौन कौन से हैं? तो जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत में यात्रा किए तो उन्होंने मुद्रा विनिमय के समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसके दो तत्व कौन कौन से हैं पूछा जा रहा है। तो पहला तो तत्व ये है कि 400 बिलियन डॉलर की सुविधा, 400 बिलियन डॉलर की सुविधा, और दूसरा तत्व है कि मालदीव को अलग से
30 बिलियन रुपए की सुविधा प्राप्त होगी। ये इसके दो तत्व हैं। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? तो रुपे कार्ड को। रुपे कार्ड आप देखते होंगे भारत में चल रहा होगा, तो मालदीव में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया है? तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव का उद्घाटन इन दोनों ने मिलकर किया है वर्चुअली। भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? ये याद रखिएगा, भारत ने मालदीव में कहां पर? ये अड्डू शहर में। अड्डू शहर में। तो प्रश्न डायरेक्ट इस प्रकार से पूछ सकता है कि अड्डू कहां है? अड्डू कहां है? तो याद रखना है मालदीव में है। यहाँ पे वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा भारत की तरफ से। मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में। तो भारत मालदीव में अड्डू शहर में खोलेगा और मालदीव भारत के बेंगलुरु में अपना दूतावास खोलेगा। तो याद रखना है कि मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? बेंगलुरु में। इसको याद रखना है। आगे बात करें, चलिए, तो अगला मुद्दा है कि फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इसका क्या नाम है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये क्या है? फिजी गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि फिजी गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो आपको क्या बताना है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री रविशंकर को अक्टूबर 2024 को। तो फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया? तो श्री रविशंकर जी को। अगले मुद्दे की बात करते हैं। तो हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान को टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। ये कब की बात है? अक्टूबर 2024 की। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अस्वीकार्य घोषित किया एवं उनका अपने देश में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया है? तो ये किया है साइप्रस ने। साइप्रस ने एंटोनियो गुटेरस को अस्वीकार्य घोषित किया और उनका अपने देश में प्रवेशन प्रबंधित कर दिया है। किसने? साइप्रस ने। इजराइल द्वारा यह कदम उठाने की मुख्य वजह क्या रही? तो इसका मुख्य जो कारण है, इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं करने के कारण। तो इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा न करने के कारण इसने ऐसा कदम उठाया है साइप्रस ने। ठीक, आगे बात करते हैं अगले मुद्दे की। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो क्लाउडिया सिनबाम ने। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया सिनबाम। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? तो याद रखना है मैक्सिको की। प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है। डेट भी आपको याद रखना होगा, तो याद रख लीजिएगा 1 अक्टूबर 2024 को। ताए उत्सके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इथियोपिया के ताए उत्सके राष्ट्रपति बने हैं अक्टूबर 2024 को। इसको याद रखना है। अगले मुद्दे की बात करें तो किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है? किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने क्या किया है? भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है। तो जमैका के। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि एंड्रयू होलनेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको बताना है जमैका के। या फिर इस प्रकार से पूछ ले कि जमैका के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भी बताना है एंड्रयूस होलनेस। तो ये यात्रा कब से कब तक हुई है? 30 दिसंबर से लेकर के 3 अक्टूबर 2024 के बीच में।
भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो ग्लोब नेटवर्क के रूप में, ग्लोब नेटवर्क के रूप में इनको, भारत को नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। इसको याद रखिएगा। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? ये भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित है। इसको भी याद रखिएगा, कम से कम ये तो महत्वपूर्ण है कि ये नेटवर्क किससे संबंधित है। ये ग्लोब नेटवर्क जो है वो भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित है। अगले मुद्दे की बात करें तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो हरणी अमर सूर्या ने, हरणी अमर सूर्या ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। क्या, कहाँ के? श्रीलंका की। ठीक है, आगे बात करते हैं तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा दिसानायके, अनुरा दिसानायके वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं और हरिणी अमर सूर्या क्या बनी है? वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की जाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो ये बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, कहाँ पर? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, अमेरिका में। इससे संबंधित अगला जो बिंदु है वो तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कहाँ पर की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ क्या है कि भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। याद रखना है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? इस प्लांट के द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में इस चिप का प्रयोग किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया विलमिंगटन, डेलावेयर। ये कहाँ पर है? अमेरिका में। विलमिंगटन, डेलावेयर में इसका आयोजन किया गया। किसका? व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन विलमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में आयोजन किया गया। इसका आयोजन कब किया गया? 21 सितंबर सन 2024 को। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण था। इसको भी याद रखिएगा। ये जो क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्करण था? ये वाला, ये 6ठा संस्करण था। आगे बात करते हैं। अगला मुद्दा क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। प्रश्न क्या है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो इस पहल का नाम है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। इस पहल का नाम है। ये पहल स्टार्ट कब किया गया? सितंबर 2024 में। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। इसको याद रखिएगा। 2025 में ये जो क्वाड लीडर समिट का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान की तटरक्षक वाले और तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर्स मिशन। इस मिशन का क्या नाम है? प्रथम
क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर मिशन। तो भारत, कौन कौन, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नाम है क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर मिशन, इस मिशन का नाम है। ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालियता में, ये पेज हम लोग अगले पेज में मिलेगा। हाँ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने के लिए ये मिशन लागू किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2025 में ये लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है? तो इसका नाम है मैत्री। अगले मुद्दे की बात करें तो मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। तो मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। शुभारंभ कब किया गया? 17 सितंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र का क्या नाम है? इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली इस केंद्र का नाम है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन को बनाया गया है। याद रखना है, जाफर हसन को कहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। कब? 15 सितंबर 2024 को। आगे बात करते हैं टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव ये महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सद्भाव नामक जो अभियान है वो क्यों लॉन्च किया गया है? तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है और इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है जिस तरह से ये दिया गया है कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव याद रखना है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? किसमें? टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो जिन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है वो है अश्विनी वैष्णव। ये कौन है? ये केंद्रीय मंत्री हैं। और नंदन नीलेकड़ी और अभिनेता अनिल कपूर। कौन? अभिनेता अनिल कपूर। तो इनका नाम इसमें शामिल किया गया है। तो प्रश्न क्या है कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका, इसको पहले डिलीट कर दें यहाँ से। प्रश्न क्या है कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये अश्विनी वैष्णव को, ये केंद्रीय मंत्री हैं, और नंदन नीलेकड़ी को और अभिनेता अनिल कपूर जी को। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया। ठीक। इसके बाद बात करें तो आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल ने। किसने? इन देशों ने। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है कि किन देशों या क्षेत्रों ने
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो वो अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, इसके अलावा आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा और सैन मैरिनो, और अंतिम में बात कर लें तो इज़राइल ने। अगले मुद्दे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली, इसको याद रखना है। ये महोत्सव का आयोजन कब हुआ, 5 से 6 सितंबर 2024 के बीच में। किसके द्वारा आयोजन किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है, तो ये खोला है आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में है आबू धाबी। अगले मुद्दे की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा, तो इस विश्वविद्यालय का नाम है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। ये कहाँ का विश्वविद्यालय है, यूके का। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूके। ठीक है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस देश में हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, अमेरिका में। कब, अगस्त 2024 में अमेरिका में इसका आयोजन, अनावरण किया गया है। ठीक। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ यूनियन। प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, तो वाराणसी में। इसको यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण लाइन में रख लीजिएगा। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, तो वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है, तो ये भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार के त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। इनकी त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। अगले मुद्दे की बात करें तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है, तो आपको बताना है भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। इसकी मेज़बानी कब की गई है, मेज़बानी की गई है 17 अगस्त 2024 को। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यानी कि 17 अगस्त 2024 को। तो याद रखना है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत के द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। न्यूजीलैंड में कहाँ पर भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा, तो वो खोला जाएगा ऑकलैंड में। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। ठीक है। इसमें से जो अगला मुद्दा है तीसरे वर्ष, इसमें बैक आते हैं हम लोग, तो 2 पेज हम लोगों का एक साथ आ गया है, इसलिए जो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है, तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो दोबारा वही पेज आपको देखने को मिलेगा। ये तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है, तो भारत के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। ठीक है। आगे बढ़ने पे हमको ये मिलेगा कि न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा, तो ये ऑकलैंड में हमने बात कर लिया है। अगले मुद्दे की बात करें तो किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के
गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। ये वे 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो डेक्कन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। वोलोंगोंग विश्वविद्यालय और डेक्कन विश्वविद्यालय है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय हैं। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगले मुद्दे की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बन गया है? ये जर्मनी बन गया है। इसको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी बन गया है। ये घटना है अगस्त 2024 की। अगले मुद्दे की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? इस पर हम लोगों ने एक बार बात कर लिया है। ये किस देश के द्वारा? फिजी के द्वारा 6 अगस्त 2024 को। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली, भारत में 46वां सत्र आयोजित किया गया। तो प्रश्न अगर आपसे इस प्रकार से भी पूछे कि यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो ये कौन सा आयोजन था? तो ये 46वां सत्र का आयोजन था। ये आयोजन कब से कब किया गया? 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो वो है मोईदम्स। क्या नाम है? मोईदम्स। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, इसका नाम है मोईदम्स। क्या नाम है इसका? मोईदम्स। अगले बिंदु की बात करें, अगले मुद्दे की बात करें तो अगला मुद्दा है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2023-24 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है भारत ने। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? वो संभाली है भारत ने। ये कब? 2025, जुलाई 2025 की बात है। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टस मिशेल को। क्रिस्टस मिशेल को। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि क्रिस्टस मिशेल कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं एस्टोनिया को। एस्टोनिया के। इनकी नियुक्ति कब हुई? 23 जुलाई सन 2024 को। तो किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टस मिशेल को। भारत के पहले समुद्र पारीय यानी कि ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मॉरिशस में। कहाँ किया गया है? मॉरिशस में किया गया है 17 जुलाई सन 2024 को। वर्ल्ड क्रॉफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया गया? ये किया गया श्रीनगर को। श्रीनगर को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया गया है, यानी कि WCC वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया गया श्रीनगर को। तो प्रश्न सीधा सीधा इस प्रकार से भी बन सकता है कि वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी किसे घोषित किया गया? तो श्रीनगर को। किसने घोषित किया गया? तो वर्ल्ड क्रॉफ्ट काउंसिल द्वारा ये घोषित किया गया है। आगे बात करें तो अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो 4 शहरों को, इन चारों को याद रखना है। 4 शहरों को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है भारत के।
ये शहर कौन कौन से हैं? पहला है मामल्लपुरम, दूसरा पहला मामल्लपुरम तमिलनाडु में है, दूसरा जयपुर जो कि राजस्थान में है, तीसरा मैसूरू जो कि कर्नाटक में है, चौथा श्रीनगर है जो कि घोषित किया गया है इसी साल, मतलब पिछले साल। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय का बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा, किसके द्वारा? ग्रेविन वैक्स संग्रहालय के द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो पेरिस जो कि फ्रांस में है। तो किस शहर में? पेरिस शहर में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है, याद रखना है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो पोर्ट लुइस में जो कि मॉरिशस में स्थित है। तो याद रखना है, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन हुआ है जुलाई 2024 में पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहाँ है? मॉरिशस में। आगे बात करते हैं तो गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? टाइफून का नाम क्या है? गेमी टाइफून। किस देश में हाल ही में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? ताइवान और फिलीपींस में। ये घटना कब की है? जुलाई 2024 की। आगे बात करते हैं तो यह किस प्रकार का चक्रवात है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून लागू किया है, पारित किया? किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो वो देश है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। ये कब पारित किया गया? जुलाई 2024 में। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना? नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री डिक सूफ बने 2 जुलाई 2024 को। कब? 2 जुलाई 2024 को डिक सूफ। तो डिक सूफ कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसको याद रखना है। अगला मुद्दा है कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला, पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो कि पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। कब से? जुलाई 2024 से। तो पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है दोहा। दोहा कहाँ है? कतर में है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की बैठक, विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये की गई है दोहा में। दोहा कहाँ है? कतर में। ये बैठक 30 जून से 1 जुलाई 2024 के बीच में की गई। आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इसका 2-3 बार आप पढ़ के इसको याद रख लीजिए, इसका क्या नाम है। अगर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपको याद रखना है रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे सीधा करके कि रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जुलाई 2024 में। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल के सम्मान से सम्मानित किया गया है। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। पनामा का नया राष्ट्रपति जोस राउल मुनीलो। इनका नाम है जोस राउल मुनीलो। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2024 को की गई। तो पनामा के नए राष्ट्रपति जोस राउल
मुलिनो या फिर जोस राउल मुलिनो को कहाँ का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो पनामा का। इस प्रकार से याद रखना है। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जेनेवा में संपन्न हुई। याद रखिएगा, तो जेनेवा में कोलंबो प्रोसेस की बैठक आयोजित हुई है किसकी अध्यक्षता में? तो भारत की अध्यक्षता में। यानी कि जेनेवा में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत ने। या फिर ऐसे ही पूछ ले कि भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा में। इसका आयोजन कब किया गया? 28 जून 2024 को। आगे बात करें तो किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। याद रखिएगा, प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने किस पुरानी कांस्य की मूर्ति को भारत में लौटाने की सहमति जताई है? तो संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति। ये कब की घटना है? जून 2024 की। इसको भी याद रखना है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो ये की है बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा की है। किस ने मिलकर? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर एक संगठन की एक गठबंधन के गठन की घोषणा की है। वो गठबंधन होगा बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। ये घोषणा कब की गई? जून 2024 में। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने। इसको याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? शीर्ष स्थान पे स्वीडन रहा है। और भारत का स्थान अगर आपसे पूछे तो 63वां स्थान आपको बताना है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? भारत का स्थान 63वां रहा है। आगे बात करें तो मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो आपको बताना है हांगकांग। तो ये किसने बताया है कि विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग है? ये मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 ने बताया है। तो इतना अगर आपसे पूछे कि ये जो है, ये कौन सा जो रिपोर्ट है, जो रैंकिंग है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024, इसको किसने जारी किया? तो मर्सर ने जारी किया। किसने जारी किया? मर्सर। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग को किसने जारी किया? मर्सर ने जारी किया। तो ये जो रैंकिंग है ये क्या कहता है कि विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। ठीक है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है अपुलिया। अपुलिया कहाँ है? इटली में है, याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। इसको याद रखना है। ये रिपोर्ट जारी किया गया 11 जून सन 2024 को। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष लगेगा। वर्ष 2158 तक ये होगा। क्या होगा? पूर्ण लैंगिक समानता। पूर्ण लैंगिक समानता कब तक हासिल की जा सकती है? 134 वर्ष बाद, यानी कि 2158 ईस्वी, 2158 ईस्वी तक। आगे बात करें तो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया स्विट्जरलैंड में। इसको भी याद रखना है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में किया गया, दूसरे देश में किया गया है। क्योंकि यूक्रेन ऑप्शन में यूक्रेन का कोई क्षेत्र दे देगा तो ऐसा लगेगा कि वही सही होगा, लेकिन याद रखना है स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? ये बन गया है थाईलैंड। तो ये समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है इसने जून 2024 से। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। तो ये याद रखिएगा, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी, ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। जूडिथ सुमीनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जूडिथ सुमीनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमीनवा तुलका बनी है, इसको याद रखना है। जूडिथ सुमीनवा तुलका कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ये केन्या को नामित किया है गैर नाटो सहयोगी। आगे बात करते हैं बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैन डियागो कहाँ है? यूएसए में। तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सैन डियागो में किया गया, ये यूएसए में है। 3 जून से लेकर के 6 जून 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान पे रखा हुआ है? किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? यूएसए, यानी कि MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पे रहा है ये यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं तो सांगरीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सांगरीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? ये हुआ है सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका आयोजन 27 मई से 1 जून 2024 के बीच में किया गया है। याद रखना है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका आयोजन किया गया है। आगे बात करें तो रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो रूस से लगती हुई अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो 6 देशों ने। वो 6 देश कौन कौन हैं? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने। तो रूस से लगती अपनी सीमाओं पर तो ये जैसे लिथुआनिया है, लिथुआनिया का वह सीमा जो रूस से लगता होगा, जैसे ये लिथुआनिया है तो लिथुआनिया का वह सीमा जो रूस से लगता होगा, वहाँ पे ये देश ड्रोन वॉल बनाने की योजना की घोषणा की है। जैसे लातविया है तो लातविया का वह क्षेत्र जो रूस से लगता होगा,
वह क्षेत्र जो रूस से लगता होगा उस सीमा पे लातविया ड्रोन वॉल बनाएगा। ऐसे ही एस्टोनिया, ऐसे ही पोलैंड, ऐसे ही फिनलैंड, ऐसे ही नॉर्वे, ये सभी देश अपने अपने उस सीमा पे ड्रोन वॉल बनाएंगे जिस सीमा पर रूस टच करता है, मतलब रूस से लगी हुई सीमा वाले क्षेत्र में। तो रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो 6 देश, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने। प्रथम काजा TFCA, प्रथम KAZATFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जाम्बिया में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन कब हुआ? 31 मई सन 2024 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? ये याद रखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है 30 मई सन 2024 को। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है 30 मई सन 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की गई है 30 मई 2024 से। आगे बात करते हैं तो टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024, इस सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल किया गया है। किसमें? टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 इस सूची में। ये सूची जारी कब की गई? 30 मई सन 2024 को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है, इसको याद रखना है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है ये। हुरून इंडिका आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर इनको प्राप्त हुआ है। भारतीय मूल के अनीश कपूर ये लंदन के हैं। लंदन कहाँ है? UK। तो लंदन UK के भारतीय मूल के निवासी हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम है अनीश कपूर। तो हुरून इंडिका आर्ट लिस्ट 2024 में इन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 176वां स्थान रहा है भारत का, इसको याद रखना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 176वां स्थान रहा है। आगे बात करें तो किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यूक्रेन ने। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो वो क्या है? यूक्रेन ने, मई 2024 में। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? तो ये ली है ताइवान के देश के रूप में। तो ताइवान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ताइवान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ताइवान के। इस प्रकार से घुमा फिरा के याद रखना है। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? हिदाया चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो तंजानिया प्रभावित हुआ है। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो तंजानिया। ये घटना है मई 2024 की। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है 13 से 15 मई 2024 के बीच में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद
बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ईरान ने। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और ईरान के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है 13 मई सन 2024 को। आगे बात करें तो किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस को, पंचतंत्र और सृदय लोक लोचन की हस्तलिपि को इसमें शामिल किया गया है। तो ये तीन है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सदय लोक लोचन की हस्तलिपि, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? किस संस्था ने यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है? वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कब? मई 2024 में। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 39वां। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 2024 और 26 के बीच तक में कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। आगे बात करें तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गीटानोस नौसेदा। क्या नाम है इनका? गीटानोस नौसेदा। तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गीटानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? वो है इक्वाडोर। याद रखिएगा, इक्वाडोर के साथ मैक्सिको ने अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो क्रमशः यूएसए, चीन और रूस अपने सैन्य खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ बताया जा रहा है। आगे बात करें तो टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में ये शामिल हैं, इसको हम लोगों ने बात किया था। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? तो 8 भारतीय या फिर भारतीय मूल के लोग जो कि कहीं और रहे होंगे, उन्होंने अपनी जगह बनाई है। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमदा नटराजन और जिगर शाह ने। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस अंटार्कटिका में अवस्थित है। याद रखिएगा, माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका में माउंट एरेबस है।
आगे बात करें तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आइस हैरिस, ये 37 वर्ष के हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखिएगा साइमन हैरिस को, ये 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं बजरनी बेनेडिक्टस बजरनी बेनेडिक्टसन। ये बने हैं कहाँ के? आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो अगर प्रश्न पूछे कि आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो बजरनी बेनेडिक्टसन ये नए प्रधानमंत्री बने हैं आइसलैंड के। या ऐसे उल्टा करके पूछ ले कि बजरनी बेनेडिक्टसन कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आइसलैंड के। कब? अप्रैल 2024 में। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? तो ऑपरेशन इंद्रावती को संचालित किया है। तो याद रखिएगा प्रश्न उल्टा करके कि ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है, तो याद रखना है हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ऑपरेशन को ऑपरेशन इंद्रावती नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है भारत को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो किया है भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन बने हैं। क्रिस ब्राउन बने हैं, इनको याद रखना है। अगले बिंदु की बात करें, अगले मुद्दे की बात करें तो पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दुर्गमता का ध्रुव पॉइंट नीमो को कहा जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो। ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो, ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो भूटान का। या फिर भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो। तो न्यूज़ का है क्या है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है 22 मार्च 2024 को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सियोल, ये कहाँ है? दक्षिण कोरिया में है। तो लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है सियोल में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। इनके पास 231 बिलियन डॉलर के पैसे हैं इनके पास। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस बन गया है। याद रखिएगा गर्भपात को संवैधानिक दर्जा दिया है फ्रांस ने मार्च 2024 में। तो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो सऊदी अरब में। याद रखना है सऊदी अरब में ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर सऊदी अरब ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है मार्च 2024 में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा इनको दिया गया है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा 12 मार्च सन 2024 को।
फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब बने हैं, याद रखना है। या प्रश्न इस प्रकार से उल्टा पूछे कि अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फिनलैंड के। तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति का नाम अलेक्जेंडर स्टब है, याद रखना है। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन, यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? कोसोवा। कौन बना है? कोसोवा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस बन गया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश कब? 19 फरवरी 2024 को। आगे बात करें तो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है मॉरिशस। हमने इस पर बात कर लिया है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ बन चुका है। तो भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश निकारागुआ बन गया है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मानक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का 2024 का आयोजन हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में ये हुआ है 28 फरवरी 2024 को। कब हुआ है? 28 फरवरी 2024 को। अगला मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है भारत का। आगे बात करें तो कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? वो बना है फिलीपींस। कौन बन गया है? फिलीपींस 20 फरवरी 2024 को। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 20 से 21 फरवरी 2024 के बीच में। यह सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? यह सम्मेलन का दूसरा संस्करण था, इसको याद रखना है। तो इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडस एक्स का पूर्ण रूप है इंडिया यूएस डिफेंस। तो इसका क्या नाम है? इसका पूरा नाम है इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसका नाम है इंडस एक्स, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? कब? जनवरी 2024 में। तो ऑस्ट्रेलिया में किरिली नामक चक्रवात ने तबाही मचाकर रखा हुआ है। यह कैसा चक्रवात है? किरिली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद का ग्रहण किसने किया है? जोसेफ बोकाई। तो याद रखना है, जो देश कौन सा है? लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ बोकाई, या फिर जोसेफ बोकाई कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना है लाइबेरिया के 22 जनवरी 2024 को।
युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो युगांडा में तीसरा दक्षिणी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? युगांडा में। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। लिविंग नो वन बिहाइंड इस शिखर सम्मेलन का थीम या तो फिर विषय था। इस शिखर सम्मेलन को प्रतिभागी कौन है? इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश एवं चीन इस शिखर सम्मेलन के सहभागी प्रतिभागी हैं। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा ने किया है। किस देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी सन 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा के 3 शहरों ने, कनाडा देश के 3 शहरों ने 22 जनवरी 2022 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है। ये 3 शहर कौन कौन से हैं? ये हैं ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंकफोर्ट। ये 3 शहर कौन कौन से हैं? ब्रैंकटन है, पहला ब्रैंकटन, दूसरा ओकविले है, तीसरा ब्रैंकफोर्ट है। ये तीनों शहर ने क्या किया है? ये तीनों शहर कनाडा के हैं। प्रश्न क्योंकि चर्चे में है तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ब्रैम्पटन कहाँ है, या ओकविले कहाँ है, या ब्रैंकफोर्ट कहाँ है? ब्रैंकफोर्ट कहाँ है? तो आपको बताना है कनाडा में स्थित हैं। तो ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रैंटफोर्ड ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो बर्नार्डो एरेवलो ने ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवलो, या बर्नार्डो एरेवलो कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बने हैं ग्वाटेमाला के। कब? 25 जनवरी 2024 को। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक दशम डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं 14 जनवरी सन 2024 को। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित होगा, याद रखना है इसको। आगे बात करें तो फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अट्टल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो याद रखना है गैब्रियल अट्टल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो ये की है डेनमार्क ने। किसने की है? डेनमार्क ने। इस गठबंधन का नाम क्या है? तो इस गठबंधन का नाम है GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया इसका नाम है। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सक्सेस मसरा। तो जो प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं, ऐसे प्रश्न सुमेलित करने के लिए पूछे जा सकते हैं या फिर सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो जितने लिस्ट में हम लोगों के मिले हैं कि कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति कहाँ का बना है, तो उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल शबा, इतना बड़ा नाम है इनका, ये यहाँ से यहाँ तक, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल शबा, इनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल शबा। इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल शबा। ये कहाँ के बने हैं? कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं जनवरी 2024 में। तो इसके आगे जो हम लोगों के मुद्दे मिलेंगे वो मिलेंगे आर्थिक से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित जो मुद्दे आगे आने वाले हैं। तो इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों की चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।